अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैजाबाद धरने के हवाले से होने वाली धुआंधार समाअत में चीफ जस्टिस आखिर किसका नाम उगलवाने की कोशिश करते रहे और उन्होंने चेयरमैन पैमरा, सलीम बेग, अबसार आलम और बाकी दीगर से होने वाले जो सवालात किए हैं, वो आखिर किस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तहरीक लब्बैक के धरने को भूलकर जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी के धरने की तरफ क्यों मुतवज्जे होते रहे और उनके कनाडा आने और जाने के हवाले से उन्होंने क्या बातें की हैं और आज सारा दिन होता क्या रहा है, उस हवाले से आज आपको मैं बताना चाहूँगा। और आज जब समाअत शुरू हुई, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब ये समाअत शुरू की तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है उसमें पेश हुए और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग जो है वो कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है और वो इस सारे मामले की तहकीकात करेगी और उसका जायज़ा लेने के बाद इसके हवाले से जो है तमाम तर मामलात को सामने लाया जाएगा। और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस हवाले से कमीशन बनाया जाना चाहिए और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने 2 रोज़ की मोहलत मांगी है कि वो इस हवाले से तमाम तर मामलात का जायज़ा लेने के बाद ही कुछ बता सकेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शेख रशीद अहमद को भी नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वो अपने केसेस की समाअत के लिए जो है वो पैरवी करें और उसके साथ-साथ उन्होंने आज एमकेएम पाकिस्तान की दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की, तो वो भी वापस लेने की वजह से मुस्तरद कर दी गई। वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की दरख्वास्तें भी वापस लेने की बिना पर मुस्तरद कर दी गई। और आज होने वाली समाअत में जो चेयरमैन पैमरा हैं सलीम बेग, वो पेश हुए। उनसे अदालत ने पूछा कि वो कब से जो है वो इस नौकरी पर मौजूद हैं। तो उन्होंने बताया जी कि ये उनकी दूसरी बार की एक्सटेंशन है और अभी भी उन्हें जो है वो 4 साल की एक्सटेंशन मिली है और 4 साल का ये ओहदा होता है और दूसरी बार ये वो ओहदे से जो है वो ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। अदालत ने उनसे पूछा कि आखिर आपको नजरसानी की दरखास्त दायर करने का किसने कहा? तो इस पे सलीम बेग ने कोई खातिर ख़ास जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा फिर ये मैंने खुद ही दायर की थी, ये मेरी गलती है, मैं उसको तस्लीम करता हूँ। और बादअज़ां उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी भी माँग ली और इस दौरान हाफ़िज़ एस ए रहमान जो कि पैमरा के वकील हैं उन्होंने जो है अदालत के रवैये को देखते हुए, उनके मामलात को देखते हुए, उन्होंने अपना वकालतनामा वापस लेने की इस्तदा करते हुए रोस्ट्रम छोड़ दिया। और उसके साथ-साथ आपको बताएँ कि जो चेयरमैन पैमरा हैं, उन्होंने अपने मामलात में बार-बार इस बात की कोशिश की कि जो भी टीवी चैनल्स उस वक़्त काम कर रहे थे, उनकी संवाद उनको जो रोका गया था या उनको रोकने की कोशिश नहीं की गई थी, उसमें बराह रास्त कोई आईनी और कानूनी तौर पर कोई रिटन फैसला नहीं था। अदालत ने पहले उनकी उम्र पूछी, फिर उसके बाद उनसे उसके पैमरा के कानून के मुताबिक होने वाले फैसले की बाबत उनसे पूछा। पहले उन्होंने कहा कि मैंने अपना ये सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल किया, बाद में वो कहते हैं जी कि तहरीरी तौर पर ये कानून में मौजूद चीज़ें नहीं हैं, उन्होंने खुद से सारा कुछ किया है। बहरहाल उस दौरान काफ़ी दिलचस्प सवालात भी होते रहे और चेयरमैन पैमरा उसके जवाबात भी देते रहे। बार-बार उनसे यही कहा जाता रहा कि उनको आखिर किस तरफ से ये दबाव डाला गया था जिसकी वजह से उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की। अब सार आलम भी पेश हुए, उन्होंने भी अपनी वो पुरानी स्टोरी सुनाई कि उनको जो है जनरल फैज़ की तरफ से धमकियाँ दी जाती रहीं, फ़ोन आते रहे और उनको कहा जाता रहा कि चैनल्स बंद ना किए जाएँ। बहरहाल अदालत ने उनसे भी काफ़ी सारे सवालात किए, उनसे कहा कि जो आपने जवाब दायर किया है वो उसके कंटेंट्स डिफरेंट हैं,
अब जो आप बात कर रहे हैं वो उससे मेल नहीं खाती, आपका वो जवाब और ये जवाब काफ़ी डिफरेंस हैं। तो इस पर उन्होंने बाद में सारी डिटेल बताने की कोशिश की कि कैसे उन्हें मीडिया के अंदर से भी धमकियाँ दी जाती रही और बाहर से भी उनको धमकियाँ दी जाती रही। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी उस वक़्त जो है खत लिखा था, उस वक़्त के आर्मी चीफ को भी खत लिखा था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज़ शरीफ को भी खत लिखा था। तब वो बताते हैं कि उनका जवाब नहीं आया। उन्होंने जो उन्हें धमकियाँ मिस्ड कॉल मौसूल हुई थी उसकी चूँकि वो कॉल रिकॉर्ड होती है, तो वो रिकॉर्ड शुदा उन्होंने कॉल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को भी भेजी, आर्मी चीफ को भी भेजी और उसके साथ-साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी भेजी थी। ताहम इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और उनको थ्रेट होते रहे, उनके मसाइल बढ़ते रहे। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ जो है सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्तें दायर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले को पेंडिंग रखा, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने मामला निपटा दिया था, जबकि लाहौर हाई कोर्ट की वजह से उन्हें बिलाखिर अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। बहरहाल आज की धुआंधार समाअत में चीफ जस्टिस बार-बार उस मास्टरमाइंड की तलाश में रहे। मेरा ख़्याल मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन ये है, वो शायद यही चाहते थे कि कोई जनरल का नाम लें, जनरल फैज़ का नाम लें, उनके हवाले से कोई बात करें। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो तहरीक लब्बैक के हवाले से सियासी जमातों को रजिस्ट्रेशन के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से जो रिपोर्ट दी गई थी उसको भी मुस्तरद किया। उसके साथ-साथ अदालत ने जो है पेमरा के मामलात पे भी उसकी बात को भी रिजेक्ट किया और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को भी रिजेक्ट किया। उसके साथ-साथ अदालत ने आज बहुत सारे दरख्वास्त गुज़ारों की दरख्वास्तों को भी वापस लेने की बिना पर जो है वो ख़ारिज कर दिया है। उन्होंने जो ऑर्डर लिखवाया है उस ऑर्डर के मुताबिक जो है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का हवाला देते हुए बताया गया है कि वो कमीशन की तश्कील के हवाले से कुछ काम करना चाहते हैं, उन्हें कुछ मोहलत दरकार है। उसके साथ-साथ उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि हुकूमत ने इस सारे प्रोसेस में, इस सारे मामले में किसी तरह की कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की और ना ही किसी तरह की मुआवनत की है। जस्टिस अतर मिनल्ला अभी जो है वो रिमार्क्स देते रहे हैं। उनके बड़े अहम रिमार्क्स ये थे कि जब भी किसी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ारिग किया जाता है, तो जब तक वो काम करता रहता है, उसको कोई शिकायत नहीं होती, मगर जैसे ही उसको जो है वो बाहर निकाला जाता है, तो उसको शिकायत पैदा हो जाती हैं। बहरहाल आज की होने वाली इस समाअत में ये वाज़ेह तौर पे चीज़ें सामने आ रही थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस मास्टरमाइंड तक पहुँचना चाहते थे। वो उस असल किरदार की तरफ जाना चाहते थे कि जिसने फैज़ाबाद धरना ना सिर्फ दिलवाया, बल्कि उसको प्रोटेक्ट भी किया। और अजीब बात ये आज हुई कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी का जो धरना था, उसको आज जो है वो तहरीक लब्बैक के धरने के साथ मिलाकर बात करने की भी कोशिश की गई और कहा गया कि वो जो है कनाडा से आकर यहाँ मामलात को ख़राब करके फिर वापस चले जाते हैं। तो क्या क्या उनके उसको ये पता किसी ने लगाया है कि उनको कौन लाया था? उनके पीछे महरक़ात क्या थे? क्या कैनेडियन हुकूमत के खिलाफ क्या यहाँ कोई ये करके वहाँ कनाडा में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करके पाकिस्तान वापस आ सकता है? तो उन्होंने सिखों के केस का भी हवाला दिया कि एक सिख रहनुमा के कत्ल के बाद जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई हुई है, वो कितनी तशवीशनाक है। उसमें भी जो है कनाडा जो है पूरी तरह जो है वो तफ्तीश में लगा हुआ है। बहरहाल आज धरने की केस की समाअत के दौरान जो बार-बार मुझे जो अपनी जो एक मेरी इस सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग के तजर्बे की मुनासबत से मैं ये समझता हूँ कि आज अदालत वोकला और चेयरमैन पेमरा, अफसार आलम, दीगर के मुँह से ये बात उगलवाने की कोशिश करते रहे तेज़ तर सवालात की रोशनी में कि इस धरने का कौन मास्टरमाइंड था। उन्होंने रकूम की तक़सीम के हवाले से वज़ारत दिफ़ा का भी जवाब मुस्तरद किया और इलेक्शन कमीशन का भी जवाब मुस्तरद किया कि कैसे हो सकता है कि एक जमात को 15 लाख रुपए दिए जाएँ और उसके हवाले से कोई पूरी तरह
उसका कोई जायज़ा रिपोर्ट भी ना हो, उसका कोई रिकॉर्ड भी ना हो। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो सियासी जमातों को पूरी तरह उनकी निगरानी करे, उनको समझे, उनके खिलाफ अगर कोई चीज़ बनती है, तो इस हवाले से उस पे भी नज़र रखनी चाहिए। जी, ये था आज फैज़ाबाद धरने के मुकदमे का अहवाल। इंशाअल्लाह एक नए मुकदमे के साथ, एक नई मालूमात के साथ हाज़िर-ए-ख़िदमत हूँगा। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए अख्तर सिद्दीकी को। देखते रहिए अख्तर सिद्दीकी न्यूज़। खुद भी देखिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।